So, welcome to the students. Good evening. This is the new topic which I am taking here. That is a shear stress in the beam. You understand? Shear stress in the beam. This is the new topic I am taking today. So, first of all, we will understand its introduction. As we have discussed in the theory of bending, simple bending जो हमने पीछे पढ़ा था, we have discussed there that when the beam is loaded, you can say no shear force is acting on the beam. उस थ्योरी में हमने क्या अज्यूम किया था कि जब बीम के ऊपर, suppose this is your beam, this is the beam, right? This is the beam, and when the beam is loaded means beam के ऊपर कौन सा होगा? Transverse load. Suppose this is your beam. This beam is having the transverse load like this. This is a beam. This beam is having the transverse load. So in this theory, in the theory of the simple bending, we have assumed that no shear force is acting on the beam. You understand? But practically क्या होता है कि when the transverse load is acting on the beam, क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट के साथ साथ इसमें shear force भी डेवलप होगी. यू अंडरस्टैंड? बेंडिंग मूवमेंट के साथ साथ इसमें क्या होगा? shear force डेवलप होगा. But the value of the shear force is so small as compared to the bending moment, or you can say the value of the shear force is very small as compared to the bending moment. So we normally neglect the value of the shear force there. We just consider that this is negligible. तो जो सिंपल बेंडिंग की थ्योरी थी, वहां पे हमने क्या किया कि वहां पे जब ये ट्रांसवर्स लोड इसके ऊपर एक्ट करता है तो वी अज्यूम दैट देयर इज नो शेयर फोर्स इन दैट. बट प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिकली क्या होगा? इसमें शेयर फोर्स डेवलप होगी. यू अंडरस्टैंड? शेयर फोर्स भी डेवलप होगी और बेंडिंग मूवमेंट तो होगा ही होगा. शेयर फोर्स डेवलप होगी, लेकिन शेयर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वो इतना स्मॉल होगी कि हम क्या करते हैं? उसको नेग्लेक्ट करते हैं इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग. यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि जब आप कोई भी बीम के ऊपर लोड करते हैं, मींस ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम. यू अंडरस्टैंड? ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम. तो क्या होगा? जहां पे कोई भी अगर आप सेक्शन लेंगे, सपोज इफ यू विल टेक दिस सेक्शन, एनी सेक्शन यू विल टेक हियर, यू विल सी दैट इस ट्रांसवर्स लोड विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा? इसमें इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी विच विल रेजिस्ट दिस लोड, ट्रांसवर्स लोड. वो उनको ट्रांसवर्स लोड को रेजिस्ट करेंगी. यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपका बीम है, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, यू अंडरस्टैंड, तो क्रॉस सेक्शन में क्या होगा कि जो इंटरनल फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? इसमें डेवलप होंगी. और ये प्लेन के क्या होंगी? ये पैरेलल होंगी. यू अंडरस्टैंड? इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप होंगी, वो जो क्रॉस सेक्शन होगा या जो बीम का प्लेन होगा, उसके क्या होगा? ये पैरेलल होंगी. तो पैरेलल होने के कारण क्या होगा? वहां पे शेयर फोर्स डेवलप होगी. यू अंडरस्टैंड दैट कि शेयर फोर्स किस तरीके से डेवलप होगी. So in this topic we are studying that how we will calculate the maximum shear stress in the beam. हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बीम में फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है. हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है कि इसकी हम किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करें. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग ए कैंटिलीवर बीम, सपोज मैं एक कैंटिलीवर बीम कंसिडर करता हूं. जस्ट आई कंसिडर कैंटिलीवर बीम. ये आपका, इसको ध्यान से समझिए आप. ये आपका कैंटिलीवर बीम है. दिस इज योर कैंटिलीवर बीम लाइक दिस, राइट? So this is your cantilever beam,
एंड द लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम लाइक दिस। तो इसके ऊपर जो है लोड जो है इस तरीके से कोई लोड है, suppose P is the load is acting on the beam like this. Cantilever beam means the beam that is fixed at one end. You understand? एक एंड से बीम जो है फिक्स है। तो अगर आप कोई सेक्शन लेते हैं, जैसे मैंने अभी जहां पे बताया, कोई भी सेक्शन लेंगे तो इसमें क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस जो है इसमें डेवलप होंगी, और जो इंटरनल फोर्सेस होंगी दैट इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। इंटरनल फोर्सेस जो होंगी दैट इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो क्या होगा, वो शियर फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा, जहां पे शियर फोर्स डेवलप होगा अलोंग विद द बेंडिंग मूवमेंट। तो आज हम शियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। शियर फोर्स यू नो दैट हाउ यू विल कैलकुलेट। ये तो पिछला जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है एंड सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ये आपका, मैं इसको एनलार्ज करके रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेता हूं। दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। राइट, so this is the rectangular cross section of the beam। जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या होगा, जहां पे डेवलप होंगी। यू अंडरस्टैंड। तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो किस तरीके से डेवलप होंगी, जहां पे जो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपकी डेवलप होंगी जस्ट लाइक दिस। तो ये आपकी इंटरनल फोर्सेस जहां पे डेवलप हो रही हैं बीम में। You understand? So internal forces, why I have shown like this, because they are resisting the transverse load which is acting on the beam। जहां तक क्लियर है आपको। ये मैंने क्या किया, एक कैंटिलीवर बीम लिया रेक्टेंगुलर, जिसका क्रॉस सेक्शन था, लोड इसके ऊपर अप्लाई किया। तो जो आपकी इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी जहां पे, वो क्या होंगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपकी क्या है, internal forces। You understand? So if you want to calculate the shear stress, if you want to calculate the shear stress in the beam, जो हम करते आए हैं, जो shear stress का जो हमारा क्या फार्मूला है, तो shear stress this is equal to, जैसे हम लिखते हैं shear stress this is equal to P upon area, right? सो P इज द लोड, हम P नहीं लिखेंगे, जो इंटरनल फोर्सेस है, शेयर फोर्स है, उसको मैं S से डिनोट करता हूं। तो दिस इज इक्वल टू S अपॉन एरिया। शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज द शेयर स्ट्रेस। बट प्रैक्टिकली टेल मी, ये जो शेयर स्ट्रेस है विच वी हैव कैलकुलेटेड, इफ वी विल अज्यूम दैट दीज इंटरनल फोर्सेस which develop in the cross section, अगर हम, ये तब फार्मूला आएगा अगर हम अज्यूम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं these internal forces are uniformly distributed। अगर ये internal forces uniformly distributed हैं, then we can use, तब तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, टाउ इज इक्वल टू P अपॉन A। क्लियर हो गया। अगर आपकी इंटरनल फोर्सेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन में, तो तब आपने अगर शेयर स्ट्रेस निकालना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस, then it is equal to shear force divided by area। You understand? But practically क्या होता है कि जो आपकी
शेयर स्ट्रेसेस हैं, यू अंडरस्टैंड दैट, जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो बेरी करती हैं यूनिफॉर्मली, वो बेरी आपकी यूनिफॉर्मली नहीं करती। जो शेयर स्ट्रेस है वो बेरी यूनिफॉर्मली नहीं करती हैं। वो कैसे वेरी करती हैं? फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, यू अंडरस्टैंड। इसको भी हम बाद में आपको पता चलेगा व्हाई आई हैव जस्ट टेकन फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, लेकिन अभी आप इसको इतना ही याद रखिए कि आपकी जो शेयर फोर्स है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, सेकंड यहां पे लिखूंगा, शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेसेस इन द क्रॉस सेक्शन। जो शेयर स्ट्रेस हमें मिली क्रॉस सेक्शन में वो क्या थी? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो क्या होगा? जब इंटरनल फोर्सेस आप कह सकते हैं, जो आपकी शेयर फोर्स है या इंटरनल फोर्स है क्रॉस सेक्शन में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो शेयर फोर्स प्रैक्टिकली क्या है? शेयर फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? फ्रॉम इट वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। क्या समझ आया? जो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये थ्योरी में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेस या शेयर फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी इंटरनल फोर्सेस जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। समझ आया? अगर बट प्रैक्टिकली क्या है कि जो आपकी शेयर फोर्सेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो वेरी करती हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। सो इट मीन्स दैट हम शेयर फोर्स, अगर हमें एक्चुअल शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है तो वी विल नॉट यूज दिस रिलेशन, वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन। ये जो रिलेशन हम यूज करते आए हैं, ये हमें जो शेयर स्ट्रेस देता है वो हमें एक्चुअल शेयर स्ट्रेस नहीं देता है, हमें वो क्या देता है? टाउ एवरेज। हमें इससे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है टाउ एवरेज। So tau average is equal to S upon A. If we will write the relation like this, you will get the average value of the shear stress. You understand this? But we will not get the actual value of the shear stress. हमें इससे हमें क्या है? एवरेज वैल्यू मिलेगी। You understand? Let us say, just understand, you have seen, आपने मशीन डिजाइन में देखा होगा कि जो आपके रिवेटेड जॉइंट हैं, बोल्ट जॉइंट है, यू अंडरस्टैंड, वेल्डेड जॉइंट है, वहां पे अगर हमने शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना, देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, वी कैन कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस बाय यूजिंग दिस रिलेशन। हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करके बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पे हम शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। यू अंडरस्टैंड? वो क्यों हम करते हैं? सपोज मैं कहता हूं कि सपोज यू आर हैविंग द प्लेट्स, 2 plates आर बोल्टेड लाइक दिस। ये एक प्लेट है आपकी, दिस इज योर 1 plate, राइट, एंड दिस इज योर 2nd plate. This is your 1 plate and this is your 2nd plate. And this plate so ये आपका क्या है? ये आपका बोल्ट है। सपोज दिस इज योर बोल्ट, right? It is bolted like this. And suppose this load P is acting here and P is acting here.
So two plates which are connected like this, axial load is acting on the plates like this, and this is the bolt, you can say, जहां पे क्या है, ये आपका बोल्ट है, यू अंडरस्टैंड, ये आपका बोल्ट है। अब मुझे बताइए कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, राइट, दैट इज अ शियर स्ट्रेस। वो कौन सी होगी? वो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी इसमें, बिकॉज ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, राइट, दिस इज अ शियर स्ट्रेस। तो इस केस में, इन केस ऑफ दिस बोल्टेड जॉइंट, यू कैन से दिस इज योर बोल्टेड जॉइंट और रिफ्टेड जॉइंट, यू कैन से, इन दैट केस आपका जो स्ट्रेस होगी वो हम करते हैं P अपॉन एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यू कैन से, राइट। तो ये आपका होगा, हम shear स्ट्रेस इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन दिस केस। Why we calculate like this? Because as I told you that in lot of cases you have seen that we are calculating the shear stress by using this formula, that is इसको आप लिख लीजिए P upon A. This is the area of cross section pi by 4 into d square, right? So by using this formula, but as I told you, because these are having a very small component in the machine design, जो स्मॉल कंपोनेंट होंगे मशीन डिजाइन में, हम क्या करते हैं, टू सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ दोज कंपोनेंट्स, उनका डिजाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि हम सीधे शियर स्ट्रेस का ये फार्मूला, सिंप्लीफाई फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज P अपॉन A, यू अंडरस्टैंड। बट एक्चुअली ये फार्मूला नहीं है, बट दीज कंपोनेंट आर सो स्मॉल, these components are so small that we assume that whatever the shear force is developing here, or whatever the shear stress is developing here, that is uniformly distributed, you understand. But in case of the beam, अगर मैं beam की बात करूं, in case of beam, beam is a bigger structure. Beam क्या है, एक बहुत as compared to this, that is a very big structure, you can say. तो उसमें हम we will not use this formula for calculating the average value of the shear stress, क्योंकि जब आप बीम का कोई डिजाइन करेंगे तो उसके डिजाइन में हमें एवरेज वैल्यू, वी डोंट नीड द एवरेज वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस इन दैट केस, क्योंकि अगर मैं बीम के डिजाइन के केस में इफ आई विल यूज दिस रिलेशन टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस S अपॉन A, तो ये तो आपकी कौन सी वैल्यू देगा, ये आपकी एवरेज वैल्यू देगा, क्योंकि जो बीम है दिस इज ए ह्यूज स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द दीज स्मॉल कंपोनेंट्स। तो बीम के केस में हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि बीम का डिजाइन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड वी कैनॉट डिजाइन द बीम ऑन बेसिस ऑफ दिस बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस चाहिए, यू अंडरस्टैंड। और जब हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस चाहिए, सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस मींस कहां पे आपका टाउ मैक्सिमम होगा, कितना शियर स्ट्रेस एक्चुअल होगा, एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना होगा, और फिर उसके बाद वहां पे मैक्सिमम कहां पे होगा, किस पॉइंट के ऊपर कहां पे होगा। तो उसके लिए हमें ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज नॉट सुइटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस इन द बीम, शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। और जो मेरा चैप्टर है उसका क्या टॉपिक का नाम है, शियर स्ट्रेस इन द बीम, यू अंडरस्टैंड, शियर स्ट्रेस इन द बीम, ये मेरा टॉपिक का नाम है। अगर सिर्फ शियर स्ट्रेस होता तो जैसे हम मोस्टली कैलकुलेट करते आए हैं, शियर स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू P upon A or shear force divided by A, you understand. But here we have to find the shear stresses in the beam, and this is the difference, you understand now. Okay, what is the difference in that? Because whatever the shear stresses we are calculating previously in machine design component or in lot of components, we are using this formula, tau is equal to shear force divided by area, because these component are very small. वो component क्या थे? These component are very small, so we use that relation for calculating the formula, you understand. But जो beam का है, beam is a very huge structure
बीम इज हैविंग ए बिग स्ट्रक्चर, और बीम का जो डिजाइन जब हम करेंगे तो उस केस में हमें shear stress की जो वैल्यू है, we don't have to take the average value of the shear stress, but we need the actual value of the shear stress. और actual value of the shear stress we cannot calculate by using this relation. You understand? तो actual value जो shear stress की होगी, हम J relation लगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिलेशन में मैंने क्या अज्यूम किया था कि जो आपकी इंटरनल फोर्सेस जो इसमें डेवलप होंगी बीम के ऊपर, व्हेन द बीम इज लोडेड, और यू कैन से द ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, एंड इफ इट इज हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जो जहां पे जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी, वी हैव अज्यूम्ड दैट दीज इंटरनल फोर्सेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने ये अज्यूम किया कि तब हमने ये फार्मूला लगाया। यू अंडरस्टैंड? बट प्रैक्टिकली क्या है, ये जो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। इंटरनल फोर्सेस इस केस में वेरी करेंगी। यू अंडरस्टैंड? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी। तो अगर आपकी इंटरनल फोर्सेस वेरी करती हैं तो शेयर स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जे फार्मूला हमें अगर हम लगाते भी हैं, बिकॉज अवर इंटरनल फोर्सेस आर वेरिंग फ्रॉम द मिनिमम टू मैक्सिमम, तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिल सकती है। वी कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस बाय यूजिंग दिस रिलेशन टाउ एवरेज, दिस इज इक्वल टू एस अपॉन ए। यू अंडरस्टैंड? This is the difference. This is the difference in the shear stresses in the beam. J difference है कि shear stresses in the beam and in other small components में, कि वहां पे तो हम shear stress तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, shear force divided by area, पर जहां पे हम J फार्मूला जहां पे नहीं लगा सकते for calculating the average value। और अगर अब J फार्मूला में हम लगाते हैं तो इससे हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी, but we will not get the actual value. You understand? This is clear up to this point? This is clear to you कि shear stresses in beam क्या है? Again I just repeat the introduction. Just as from the beginning I told you that in the theory of the simple bending, जो अभी पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, तो वहां पे हमने ये assume किया था कि वहां पे shear force is not acting on the beam। हमने वहां पे अज्यूम किया कि इसमें शेयर फोर्स बीम के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। हमने सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट को कंसिडर किया और फिर उससे हमने बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट किया। यू अंडरस्टैंड? बट प्रैक्टिकली क्या है, वो किस लिए हमने अज्यूम किया था, क्योंकि ये जो शेयर फोर्स जहां पे एज कंपेयर टू बेंडिंग मूवमेंट की बात करता हूं, तो शेयर फोर्स जो डेवलप जहां पे होगी, इस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द बेंडिंग मूवमेंट। सो वी हैव नेग्लेक्टेड दैट वैल्यू इन केस ऑफ द थ्योरी ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस की जो थ्योरी थी, सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस की जो थ्योरी थी, उसमें हमने क्या किया था, शेयर फोर्स का जो वैल्यू था बहुत ज्यादा स्मॉल होने के कारण वी हैव जस्ट इग्नोर दैट वैल्यू, वी हैव जस्ट नेग्लेक्टेड दैट वैल्यू। यू अंडरस्टैंड? बट प्रैक्टिकली चीजें क्या होती हैं कि प्रैक्टिकली शेयर फोर्स तो वहां पे होगी, और देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स वहां पे शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना है, दैट इज हैविंग इंपॉर्टेंस टू दैट आल्सो। जैसे मैंने बीम स्ट्रक्चर की बात की, तो वहां पे तो हमें शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हमें वहां पे शेयर स्ट्रेस मिलेगी। यू अंडरस्टैंड? तो जो आपका ये बीम का स्ट्रक्चर होगा, तो वहां पे हमें क्या है कि वी नीड द शेयर स्ट्रेसेस देयर। वहां पे हम एवरेज वैल्यू को लेके काम नहीं चला सकते इफ वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेसेस इन द बीम। तो उस केस में मैंने शेयर फोर्स को यहां पे क्या किया, वी आर अज्यूम्ड, नॉट अज्यूम्ड बट प्रैक्टिकली शेयर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बीम। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जस्ट वी हैव गॉट ए कैंटिलीवर बीम हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यू अंडरस्टैंड? व्हेन द बीम इज लोडेड और यू कैन से द ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम। तो कोई भी आप सेक्शन ले लीजिए, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, आपकी इंटरनल फोर्सेस जो है डेवलप होंगी। और इंटरनल फोर्सेस का क्या काम होता है, टू रेजिस्ट द लोड।
इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो क्या करेंगी, ट्रांसवर्स लोड को क्या करेंगे, वो रजिस्ट करेंगे। यू अंडरस्टैंड। तो जैसे अगर ये आपका कैंटिलीवर बीम है एंड इट इज हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं क्रॉस सेक्शन में इसकी इंटरनल फोर्सेस की, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज लाइक दैट। तो फर्स्ट केस मैंने लिया कि इफ आई अज्यूम दैट दीज इंटरनल फोर्सेस आर uniformly distributed, then we can use this relation tau is equal to s upon a. बट प्रैक्टिकली क्या है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इस केस में क्या है, इंटरनल फोर्सेस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर, दे आर वेरिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड। तो हम ये रिलेशन जो है टू कैलकुलेट द shear stress in the beam, we cannot use this relation. हमें नो डाउट हमें इस रिलेशन से वी विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द shear stress. We only get the average value of the shear stress, but we will not get the actual value of the shear stress. तो एवरेज वैल्यू ऑफ द shear stress का अगर मैं स्मॉल कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको मशीन डिजाइन्स के बारे में बताया कि वी आर हैविंग स्मॉल कंपोनेंट्स इन द मशीन डिजाइन, अगर जब हम पढ़ते हैं वहां पे जैसे रिवेटेड जॉइंट है, बोल्टेड जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट है, लाइक दिस, तो वहां पे अगर हम shear stress को कैलकुलेट करते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, shear force डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। बिकॉज दीज आर सो स्मॉल कंपोनेंट्स, वी अज्यूम दैट जहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आपकी shear stress है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे हम ये अज्यूम करके, और ये डायरेक्ट फार्मूला वी कैन यूज। जब बिगर स्ट्रक्चर की बात आती है, जब आपकी बिगर स्ट्रक्चर की बात आती है, तो वहां पे हम ये फार्मूला यूज करके वी कैनॉट कैलकुलेट द shear stress। अगर ये फार्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी, लेकिन डिजाइन जो बीम है, बीम का डिजाइन है, वहां पे तो हम एवरेज वैल्यू लेके, shear stress की एवरेज वैल्यू लेके काम नहीं चला सकते ना। वहां पे हमें क्या चाहिए, वहां पे हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ द shear stress चाहिए। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ द shear stress के लिए फॉर द डिजाइन पर्पस ऑफ द बीम के, तो वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको देखिए। यू अंडरस्टैंड। तो इसको मिटा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको नोट करके लिख के दे देता हूं आपको। ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन ए, राइट। तो ये जो फार्मूला है दैट वी कैन यूज in the small components to find the shear stress, right। ये जो फार्मूला है हम स्मॉल कंपोनेंट्स में यूज करते हैं टू फाइंड द shear stress। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल रिवेटेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट एक्स्ट्रा, ऐसे जितने भी स्मॉल कंपोनेंट हैं इन मशीन डिजाइन, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बट इन बिगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बट इन बिगर स्ट्रक्चर, जो आपके स्ट्रक्चर बड़े होते हैं,
just like in beam, just like in beam क्या है आपका बिगर स्ट्रक्चर। तो इस केस में जो अगर हम ये टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी होगी एवरेज वैल्यू। यू अंडरस्टैंड, ये क्या होगा आपका एवरेज वैल्यू, ये हमें एवरेज वैल्यू देगा पी अपॉन ए। यू अंडरस्टैंड दिस, एवरेज वैल्यू क्यों देगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बिगर स्ट्रक्चर्स हैं अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें जो आपका शेयर फोर्स या इंटरनल फोर्स जो वेरीज करेंगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, बट इट वेरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम तक वेरी करेंगी। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस वेरीज यूनिफॉर्मली वेरी करती है, यू अंडरस्टैंड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इस केस में हमें जो वैल्यू बीम में मिलेगी, हमें क्या मिलेगी एवरेज वैल्यू मिलेगी। यू अंडरस्टैंड, हमें क्या मिलेगा एवरेज वैल्यू मिलेगी। और बीम में हमें जब हम बीम का डिजाइन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यू कैन से, सो इन दैट केस वी डोंट वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द shear stress, but we need the actual value of the shear stress। हमें क्या है एक्चुअल वैल्यू शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेट करनी है। सो यू कैन से सो फॉर एक्चुअल वैल्यू, सो फॉर इधर लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल वैल्यू of shear stress, this relation, ये जो आपका रिलेशन है, we don't use this relation, हम इस रिलेशन को we don't use this relation tau is equal to p upon a, हम इस रिलेशन को यूज नहीं करते। यू अंडरस्टैंड, ये चीजें आपकी क्लियर होगी कि हम ये रिलेशन जो प्रीवियसली आप पढ़ते हैं देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो किस लिए हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मशीन डिजाइन या जो भी आपके स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे तो उस केस में हम इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो आपका बीम होगा, shear stresses in beam लिख लीजिए, shear stress in beam or bigger structure or any other bigger structure, we don't use this formula। तो जहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर है आपको, तो ये जो वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे बिगर स्ट्रक्चर में तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा ये याद रखना है, हमें एवरेज वैल्यू मिलेगा, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा। और जो डिजाइन हमारा बीम का होगा उसमें हमें एवरेज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बीम चाहिए। अब देखिए इस केस में हम एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो एक्चुअल वैल्यू देखते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ shear stress, just understand, let us again you consider a beam and I am taking here the rectangular cross section, because the rectangular cross section is very important one। मोस्टली हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ही बीम लेते हैं, एंड इट्स सिंप्लीफिकेशन, फॉर द सिंप्लीफिकेशन आल्सो आई एम फर्स्ट टेकिंग द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका बीम है, सपोज दिस इज योर एनी बीम, कैंटिलीवर बीम ही ले लीजिए, कोई भी बीम ले ले आप,
So this is the cantilever beam. Load is acting here. लोड जो है वो आपका लोड यहाँ पे है, और ये इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, जहां पे थोड़ा बिगर करके ड्रा कर देता हूं मैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, राइट। ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। Now we have to calculate the actual value of the rectangular cross section of the beam. Actual value of the shear stress in the rectangular cross section of the beam. तो इसमें ये एक फार्मूला है आपका, टाउ इज इक्वल टू एस ए बाई बार आई इंटू बी। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट जहां पे इसका जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके लिए मुझे 10-15 मिनट और जो है वेस्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जो फार्मूला है टाउ का शेयर स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू एस इंटू ए बाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी। यू अंडरस्टैंड। तो इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज एक मैं कोई भी, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, सपोज ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज आपका न्यूट्रल एक्सिस, एंड आप क्या करेंगे, एक लेयर ले लें, कोई एक लेयर ले लें, दिस इज द लेयर, एक्स एक्स इज द लेयर ऑन द क्रॉस सेक्शन। यू वांट टू कैलकुलेट द shear stress or the maximum shear stress, or you want to calculate the shear stress at this point. जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको shear stress को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, उसको आप एक लेयर ले लीजिए, राइट। आप अपनी लेयर ले लीजिए। तो इस पॉइंट के ऊपर, सपोज इस पॉइंट के ऊपर जाए, जो लेयर है, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द shear stress। हमें shear stress को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका एरिया है, एरिया अबव दिस लेयर और एरिया बिलो दिस लेयर, वी विल टेक दैट एरिया। ये जो हमने ये पॉइंट लिया, इसके ऊपर वाला या इसके नीचे भी जो एरिया है वो हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए इसमें रिलेशन है टाउ। तो आप अगर इसके देखें तो एस क्या है आपका, इसमें लिखते हैं एस आपका आ गया शेयर फोर्स, एस इज शेयर फोर्स। अब व्हाट इज ए बाई बार, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। ए बाई बार क्या है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, दिस इज ए बाई बार। मैं कहता हूं कि ये आपका एरिया ए है, राइट। क्या है ये, दिस इज योर एरिया ए, एंड बाई वार और बाई यू कैन से दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द एरिया। जो एरिया का सेंट्राइड होगा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज द बाई बार। यू अंडरस्टैंड। तो ए बाई बार होगा एरिया, ये जो शेडेड एरिया, मैं लिख लेता हूं शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इनटू बाई बार क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्राइड ऑफ area to न्यूट्रल एक्सिस, राइट। मीन्स ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका सेंटर है, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, दिस इज बाई बार। यू अंडरस्टैंड। सो दिस डिस्टेंस इज बाई बार। अभी मैं इसको ड्राइव नहीं करूंगा, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन आएगा तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसकी वेरी करती है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल स्ट्रेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा जहां पे आपने एक्चुअल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, वहां पे आप एक लेयर ले लेंगे,
जिस पॉइंट के ऊपर भी आपने करना है वो लेयर ले लेंगे और उस लेयर के ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला एरिया, कोई भी एरिया आप ले सकते हैं, यू अंडरस्टैंड। उस एरिया का आपने क्या लेना है, मूवमेंट लेना है, यू अंडरस्टैंड। तो ए बाई बार यू कैन से दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एरिया। ये क्या है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका हो गया मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपका हो गया ए बाई बार, यू अंडरस्टैंड। नाउ आई क्या है, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन लेंगे आप। मूवमेंट ऑफ, ये सिर्फ इतना नहीं लेंगे एरिया का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट क्रॉस सेक्शन। समझ आया ये। एंड अब बी क्या है, व्हाट इज बी, दिस इज द, बी इज द विड्थ ऑफ द लेयर। बी क्या है, दैट इज द विड्थ ऑफ द लेयर। बी आपका है विड्थ ऑफ द लेयर। अब ये पॉइंट समझते हैं, ये क्या है, बी इज द विड्थ ऑफ द लेयर। व्हाई वी हैव नॉट टेकन द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हमने क्रॉस सेक्शन का विड्थ क्यों नहीं लिया, हमने विड्थ ऑफ द लेयर क्यों लिया। जस्ट अंडरस्टैंड नाउ दिस पॉइंट। देखिए, इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अगर मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं तो इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कोई भी आप लेयर ले लें, सपोज जहां पे ये लेयर ले लें, ये लेयर ले लें, कोई भी लेयर ले लें, तो सभी लेयर का जो विड्थ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मींस सेम होगा, यू अंडरस्टैंड। बट देयर आर द सर्टन क्रॉस सेक्शंस आल्सो, जैसे आपका ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन है, जैसे आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, राइट, जैसे आपका टी सेक्शन है। तो इस किस्म का जो क्रॉस सेक्शन है, देयर आर सो मेनी क्रॉस सेक्शंस जहां पे आपका जो विड्थ होगा लेयर का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। इसमें तो आपका विड्थ का लेयर यूनिफॉर्म होगा, तो इसमें आप अगर आप ये लेयर लें, ये लेयर लें, जो भी होगा वो जो इतना क्रॉस सेक्शन का इसका विड्थ होगा उस तरह ही इसका विड्थ होगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं ये आपका है रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन, ये सपोज करो आपकी रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन की बीम है, इसका क्रॉस, कोई बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, राइट। तो जहां से देखिए, जहां से देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर फाइंड आउट करना है, तो इसकी विड्थ ये है सपोज। अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है तो इसकी विड्थ क्या होगी, अगर जहां पे करना है तो इसकी विड्थ ये होगी। तो जहां पे आपने फाइंड आउट किया कि इन केस ऑफ द ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन यू विल नॉट गेट द सेम विड्थ ऑफ द लेयर। जो लेयर का विड्थ है वो क्या करेगा, वेरी करेगा क्रॉस सेक्शन में, यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम एक लेयर की विड्थ के ऊपर हम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, यू अंडरस्टैंड। हम एक विड्थ लेंगे लेयर का, पूरा क्रॉस सेक्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर पूरा क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं तो जहां पे देखिए कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है या किसी इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो जहां पे विड्थ जो है आपका डिफरेंट होगा, जहां पे विड्थ डिफरेंट होगा, जहां पे विड्थ डिफरेंट होगा, जहां पे विड्थ डिफरेंट होगा और जहां पे विड्थ डिफरेंट होगा लेयर का, यू अंडरस्टैंड। So we don't take the width of the whole cross section. This thing is clear to you. ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि हम क्रॉस सेक्शन की, होल क्रॉस सेक्शन की विड्थ को क्यों नहीं लेते, बिकॉज इफ वी हैव टू कैलकुलेट द shear stress at any point on the cross section और द मैक्सिमम shear stress कहां पे होगा, क्रॉस सेक्शन के किस पॉइंट के ऊपर होगा, इफ वी हैव टू कैलकुलेट दैट और यू हैव टू कैलकुलेट द shear stress at any point of the cross section, तो क्या करेंगे, उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या करेंगे, एक आप लेयर ले लेंगे, सिंपल लेयर लेंगे, और जो लेयर होगी उसका जो विड्थ होगा दैट वी विल कंसिडर दैट विड्थ।
So this point is clear to you. Why we have taken the B is equal to the width of the layer? हमने width of the cross section क्यों नहीं लिया? This is the reason. This is the reason because in rectangle cross section, every width is having the same. Every layer is having the same width in this rectangle cross section. But if you will go another cross section, जैसे ट्राइंगल है, इवन के आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. अगर मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूं, ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. सो ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. तो जहां पे देखें हर क्रॉस सेक्शन पे पॉइंट के ऊपर जो आपकी विड्थ होगी वो क्या होगी? विड्थ आपकी सेम नहीं होगी, आपकी विड्थ जो है चेंज होगी. इसलिए आप क्या करेंगे? विड्थ ऑफ द लेयर लेंगे जहां पे आपको उसको फाइंड आउट करना है. तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू. ये चीजें आपको क्लियर हो गई. तो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. इन केस ऑफ रेक्टेंगल, एवरी विड्थ ऑफ द लेयर इन दैट क्रॉस सेक्शन इज सेम. रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में जो विड्थ किसी भी पॉइंट के ऊपर लेयर की होगी वो क्या होगी? सेम होगी. बट इफ यू विल कंसिडर द अनदर क्रॉस सेक्शन, जैसे टी सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, triangle cross section, I section, like this, we will not get the same width of the layer. You understand? So this point is clear to you. अब आ जाइए इसमें, ये सारी चीजें आपको लगे. You understand that? तो हम we will use this formula to calculate this. तो मैंने जैसे आपको बताया क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है वहां पे हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक लेयर कंसिडर करेंगे और लेयर के जो ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला एरिया, वहां से हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे और ये फार्मूले में पुट करेंगे. सो यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस. राइट. अब देखिए, नाउ द पॉइंट इज कि जो शियर स्ट्रेस है, जहां पे हमें शियर स्ट्रेस जो है इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, दैट वी हैव टू सी कि इसका जो शेप है या जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी. देखिए, ये आपका टाउ है. सो टाउ क्या दिया है? एस. राइट. टाउ इज इक्वल टू दिस. सो इफ वी विल तो देखिए इसमें S जो है आपका, S इज कांस्टेंट. तो में क्या है? S तो आपका कांस्टेंट है. शियर फोर्स ये तो कांस्टेंट ही रहेगी. अच्छा, इसमें लिख लिया S इज कांस्टेंट. जो I है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी तो क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? कांस्टेंट होगा. I इज कांस्टेंट. राइट. तो टाउ आपका क्या होगा? मतलब प्रोपोर्शनल टू A बाई बार अपॉन B, और यू कैन से टाउ इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे करूं, A बाई बार अपॉन B. अब देखिए, A का यूनिट क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर, बाई का मीटर, B का मीटर. राइट. अगर मैं मीटर स्क्वायर की बात यूनिट लिखूंगा इन केस ऑफ मीटर, तो J और J कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी शियर स्ट्रेस की जो इक्वेशन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मीटर स्क्वायर मींस प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर. ठीक है ना? तो ये टाउ जो है ये क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर होगा. तो जहां से आपको है टाउ प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो ये जो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन है? ये आपका पैराबोलिक इक्वेशन है. यू अंडरस्टैंड? ये कौन सा इक्वेशन होगा? ये पैराबोलिक इक्वेशन होगा. तो जहां से इट मींस दैट कि शियर स्ट्रेस जो है आपकी, दैट वेरीज पैराबोलिकली. यू अंडरस्टैंड?
तो शेयर स्ट्रेस ये आपको क्लियर हो गया, बिकॉज शेयर स्ट्रेस जो एक्चुअल शेयर स्ट्रेस है, वी यूज दिस रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल शेयर स्ट्रेस। तो एस की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट है, आई की कांस्टेंट है, और अगर इसमें ए वाई बार अपॉन बी जो आपकी रेशो है, इस रेशो को मैं दे लूं तो इस रेशो की जो इसके यूनिट में अगर जहां पे मैं फिल करता हूं, जैसे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में लिया, बाई वार मीटर में, एंड दिस इज मीटर, सो दिस इज मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला जो आपका वेरी करेगा वो बाई स्क्वायर के से वेरी करेगा, वेयर एज, इसको मिटा देते हैं, पैराबोला जो आपका है दैट वेरीज तो इसमें तो आप कह सकते हैं टाउ वेरीज पैराबोलिकली। जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या है, कैसे वेरी करती है, पैराबोलिक, बिकॉज ये मैंने जैसे आपको बताया कि टाउ, बिकॉज जो मैंने जहां से यूनिट दिया टाउ, बिकॉज टाउ प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, राइट। तो टाउ वेरीज पैराबोलिकली, एक तो हमें ये मिला, बट जो पीछे हमने पढ़ा था सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, दैट वेरीज प्रोपोर्शनल टू वाई, मीन्स लीनियरली। अब देखिए, जस्ट सी द डिफरेंस हियर। अब बेंडिंग स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेस कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा आपका, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लें, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लें, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लें, एनी क्रॉस सेक्शन यू विल टेक, तो जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो हमेशा वेरी करेगी लीनियरली। जो टाउ की बात है तो टाउ की वैल्यूज तो वेरी करेगी पैराबोलिकली, लेकिन क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, शेप ऑफ द पैराबोला डिफरेंट होगा। यू अंडरस्टैंड, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में जो इसकी वैल्यू होगी पैराबोले की वो डिफरेंट होगी। इसको मिटा दीजिए। तो ये क्लियर हो गया आपको, शेयर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली एंड बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज लीनियरली। और जैसे मैंने अभी बताया आपको, शेयर स्ट्रेस varies parabolically, but in different cross section the shape of the parabola is different. तो मैं लिखूंगा यहां पे, but in different cross sections the shape of the parabola is different, means where it is maximum, where it is minimum। तो जो पैराबोला की जो शेप होगी वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट होगी। अब क्यों डिफरेंट होगी, यस अंडरस्टैंड दिस, व्हाई इट इज डिफरेंट। मैं ये हेडिंग लिखता हूं, व्हाई इट इज डिफरेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शंस होंगे उसमें जो पैराबोला की जो शेप होगी डिफरेंट होगी। यू अंडरस्टैंड। अब ये डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि वो शेप डिफरेंट का क्या मतलब हुआ कि कहां पे शेयर स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम होगी, कि कहां पे आपकी मिनिमम होगी, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है। तो ये जो पैराबोला हमें जहां पे मिलेगा तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी इन ऑल द पॉइंट्स, राइट।
So you can say where it is maximum, where it is minimum, where it is decreasing or where it is increasing. You understand? कहां पे इसका वैल्यू मैक्सिमम है, कहां पे इसका वैल्यू मिनिमम है, कहां पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहां पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों होगा, जस्ट अंडरस्टैंड। देखिए एस जो था, सॉरी नॉट एस, टाउ, टाउ जो था वो मैं लिखता हूं ए वाई बार आई इंटू बी, राइट। तो ये पूरा लिख लीजिए, एस ए वाई बार आई इंटू बी, राइट। टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एस भी आपका कांस्टेंट है, आई भी आपका कांस्टेंट है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं टाउ जो है वो आपका ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ए वाई बार अपॉन बी, ये रेशो, ये जो आपकी रेशो है। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू ऑफ द बी है, जहां पे आ जाइए वैल्यू ऑफ द बी, जो बी की वैल्यू होगी, बी मींस विड्थ ऑफ द लेयर, जो विड्थ ऑफ द लेयर की वैल्यू होगी वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में डिफरेंट होगी। अगर मैं रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं तो वैल्यू ऑफ द बी इज सेम, you can say the value of the B or the width of the every layer in that cross section is same, width of every layer in the rectangle cross section is same। तो ये आपका कांस्टेंट होगा, तो ये a बाई जहां पे डिफरेंट आएगी। अगर आपकी ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन है, जो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो जहां पे देखेंगे जो विड्थ की होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। विड्थ ऑफ एवरी लेयर इज डिफरेंट इन दैट क्रॉस सेक्शन, आई सेक्शन है, टी सेक्शन, कहीं भी ले जाइए। तो ये आपका जो टाउ था, मैंने कहा था इसका शेप डिपेंड करेगा ए बाई बार अपॉन बी के ऊपर। तभी तो ये पुट करके मैंने क्या किया था, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन मीटर, तभी ये मुझे पैराबोला मिला था। बट वो पैराबोला जो हमारा है वो हर क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। यू अंडरस्टैंड? उसका कहां पे वो मैक्सिमम है, कहां वो मिनिमम है, कहां पर इंक्रीज कर रहा है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है, वो चीज, सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, वो सारी चीजें इस रेशो के ऊपर डिपेंड करेंगे, ए वाई बार अपॉन बी। और जैसे आपको पता है कि बी की वैल्यू जो है विड्थ ऑफ द लेयर, इसकी जो वैल्यू है सभी क्रॉस सेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी। अगर आपका ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन हो तो विड्थ की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरीके से आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो विड्थ की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो हमें पैराबोला है, शेप ऑफ द पैराबोला है, वो हमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर उसकी जो शेप होगी वो हमें डिफरेंट मिलेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? क्यों डिफरेंट मिलेगी, किस लिए डिफरेंट मिलेगी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका टाउ है वो प्रोपोर्शनल टू दिस, और जहां से तो हमें पैराबोला मिलता है। बट अगर हम इसकी इक्वेशन में देखें ए वाई बार अपॉन बी, तो बी है विड्थ ऑफ द लेयर। रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में विड्थ जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। लाइकवाइज रेक्टेंगल में नहीं है, सॉरी सर्कल में नहीं है, इसी तरीके से आई सेक्शन में नहीं है, टी सेक्शन में नहीं। तो आपको पैराबोला तो मिलेगा, क्योंकि आपका जो जनरल इक्वेशन आपने शेयर स्ट्रेस का किया, तो शेयर स्ट्रेस का जो जनरल इक्वेशन है वहां हमें जो शेप मिली इसकी कि शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करती है, पैराबोलिकली वेरी करती है। बट इसके साथ आई एम जस्ट एडिंग वन मोर पॉइंट, पैराबोला तो मिलेगा बट पैराबोला इन द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, उसकी जो शेप होगी पैराबोला की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और उसका रीजन क्या है, किस लिए डिफरेंट होगी, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन दिस रेशियो ए बाई वार अपॉन बी। और बी की जो विड्थ ऑफ द लेयर है वो हर क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट होगी। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो बी की जो विड्थ है वो क्या होगी, पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शन में बी की विड्थ आपकी सेम होगी। बट अगर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो बी की वैल्यू वहां पे
सेम नहीं होगी, इसी तरीके से आपका जो दूसरे क्रॉस सेक्शन है बी की वैल्यू सेम नहीं, तो जो पैराबोला की जो हमें वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो ये हमारा था आज इंट्रोडक्शंस के बारे में कि शेयर स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जो हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, और हमारा जो जहां पे मेन एम है वो क्या है। हमारा मेन एम है कि बीम में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। जैसे यू नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी ये है, यू अंडरस्टैंड दिस शेयर स्ट्रेस है, जो आपकी शेयर स्ट्रेस है ये आपकी वेरी करती है। जैसे मैं ये रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन लेता हूं मैं, सो दिस इज द रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो ये अगर आपका रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर, इसको इधर ड्रा कर देते ये मिटा दीजिए। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ये जैसे ये आपका रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन। तो इसमें जो आपका जो टाउ होगा वो वेरी इस तरीके से करेगा, राइट। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो खैर इसको मैं, तो जहां पे सर ये मुझे मेरा बताने का ये पर्पस था कि आपका जो इस तरीके से आपको पैराबोलिक शेप इसमें मिलेगी, बट अगर आपका टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, तो उसमें पैराबोलिक शेप जो है आपकी चेंज होगी। तो अब आ जाइए यहाँ पे कंक्लूजन, जो इसका कंक्लूजन क्या है। ये जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं, बट क्या करें, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जब भी कोई बीम का डिजाइन करेंगे हम, तो बीम का जो डिजाइन आपका होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस के ऊपर होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर स्ट्रेस तो आपकी वेरी करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर सपोज करो कहीं पे आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपकी 100 MPa है, 90 MPa है, उससे कम 85 है, 80 है, लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, जो हम डिजाइन करेंगे हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डिजाइन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो डिफरेंट वैल्यू होंगी तो नेचुरली उससे कम होंगी। और अगर हम बीम को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिजाइन करते हैं तो उसके जो अनदर वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी उसके बीच में क्या होगा, वो उसके बीच में फॉल करेंगी, तो वो हमारा डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने जो बीम को डिजाइन किया है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के ऊपर किया है। सो कहने का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू आपकी होगी वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपकी डिफरेंट होगी। यू अंडरस्टैंड, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में उसकी वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी। तो अगर इसका रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का कर लेते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन को मैं ड्राइव करके इसका इक्वेशन आपको बता देता हूं कि हाउ वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसमें जो है वेरिएशन of tau, that is where tau is maximum, right। तो डिफरेंट डायग्राम में वेरिएशन ऑफ टाउ देखेंगे और टाउ मैक्सिमम कहां पे है। तो सबसे पहले मैं चूज करता हूं रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन की, आज इसी को ले लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन, राइट, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अगर कोई बीम आपकी रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में है
और ट्रांसवर्स लोड जो है बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो हमें उसमें टाउ मैक्सिमम वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये आप क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो जहां पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं थोड़ा सा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस NA, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाउ मैक्सिमम, राइट। हमें क्या करना है? टाउ मैक्सिमम को फाइंड आउट करना है। तो क्या करें? किसी पॉइंट के ऊपर, सपोज आई विल टेक दिस पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर क्या करें? एक आप लेयर ले लें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू जस्ट टेक वन लेयर, दैट इज x इज द लेयर। मैं इस पॉइंट के ऊपर निकालता हूं, तो जो डिस्टेंस आपका जहां से लेके जहां तक न्यूट्रल एक्सिस और जहां से लेकर डिस्टेंस है, दैट इज बाई। यू अंडरस्टैंड? ये कितना डिस्टेंस है? बाई। अब जो मैंने स्टेप आपको बताया था, क्या करते हैं? वट एवर द लेयर आई हैव टेकन, उसके ऊपर जो एरिया है उसको ले लीजिए, या उसके जो नीचे एरिया है उसको ले लीजिए। तो मैं इसके ऊपर वाला एरिया, वी जस्ट टेक द एरिया अप टू दिस। इसको ध्यान से देखिए, ये एरिया आपका, ये यू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन दिस एरिया, राइट। तो ये मैंने एरिया, आई हैव टेकन दिस एरिया। तो इसमें मैंने आपको बताया था, ये आपका लेट अस से, ये आपकी हाइट जहां से लेके जहां तक, जो हाइट है आपकी कितनी है? ये आपकी हाइट है h। तो इसका मतलब है ये जहां से लेके जहां तक h/2, और जहां से लेके जहां तक भी आपका क्या होगा? h/2 या x, राइट। जहां से लेके, और b जो है वो b क्या है? विड्थ ऑफ द लेयर। जो ये लेयर है इसका विड्थ जो है, ये इधर लिख लेते हैं, b इज द विड्थ ऑफ द लेयर। तो विड्थ ऑफ द लेयर कितना है आपका? b is the width of the layer. You understand? So this is the rectangular cross section, and I am driving the equation that how we will calculate this. राइट, तो हम लिख लेते हैं यहां पे, आप ले लीजिए b क्या है? b इज द विड्थ ऑफ लेयर। b क्या है? विड्थ ऑफ द लेयर। xx y, what is the y? Distance of the layer, distance of the layer from the neutral axis, right? अगर आपका h जो है हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, हाइट ऑफ h इज द हाइट ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, राइट। अब देखिए, इसमें देखिए, ये आपका हो गया ये पॉइंट, है ना, जहां तक। अब मुझे बताइए एरिया इसमें कितना होगा? अगर मैं एरिया निकालूं, ये जो एरिया है ये कितना है एज पर द ज्योमेट्री? देखिए, जहां से लेकर जहां तक कितना है? h/2। जहां से लेके
h/2, राइट। जहां से लेके जहां तक कितना है h/2, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना बाई, तो एरिया क्या होगा h/2 माइनस बाई, ये तो हो आगे इसकी ये हाइट। एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लेयर b, यू अंडरस्टैंड। विड्थ क्या है, जहां से एक्स एक्स की विड्थ कितनी है b है, और ये कितना है ये वाला, यू अंडरस्टैंड। एरिया निकल गया आपका, दिस इज क्लियर। फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज h/2, और फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज बाई, तो j कितना होगा h/2 माइनस y, यू अंडरस्टैंड। अब इसी तरीके से आप बाई बार निकालना है मैंने, बाई बार, वाई बार कितना होगा मुझे बताइए। बाई बार होगा जे डिस्टेंस बाई ये वाला, प्लस क्या होगा जहां तक होगा ना, जहां से लेके जहां तक, दिस डिस्टेंस, हाफ ऑफ दिस मीन्स हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये जहां से लेके जहां तक कितना डिस्टेंस हो गया ऊपर, h2 माइनस वाई, जहां से लेके जहां तक कितना डिस्टेंस था, दिस इज h2, ये h2 जहां है माइनस वाई, ये वाली जहां से लेके जहां तक h2 माइनस वाई, और इसका हाफ क्या होगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 h2 माइनस वाई। समझ आ गया, वाई बार समझ आ गया। दिस इज देयरफॉर, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई बार, दिस इज इक्वल टू वाई प्लस h4 माइनस y/2, राइट। r जहां पे लिख लीजिए r बाई बार, दिस इज इक्वल टू h4 प्लस y/2, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी आ गई बाई बार की वैल्यू, ये आपकी आ गई बाई बार की वैल्यू, यू अंडरस्टैंड। ए भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और बाई बार भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए टाउ का क्या रिलेशन है, उसमें पुट करें ये वैल्यू, इसको रहने देते हैं, राइट। तो इसमें ये कर लीजिए, इसको कॉमन भी कर लिया, देखो बाई बार इधर लिख लीजिए, बाई बार 1/2 कॉमन ले लीजिए, h/2 प्लस बाई, राइट। और a तो पहले भी निकाला है, इधर लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू h/2 माइनस बाई इंटू बी, राइट। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, बाकी हमें नहीं चाहिए, इसको मिटा देते हैं। नो वी जस्ट नो, टाउ क्या है आपका, अभी पीछे किया आपने, टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार इंटू आई इंटू बी, राइट। यही है टाउ आपका, पुट करो वैल्यू। सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू एस, तो ऐसे ही रहेगा, व्हाट इज योर ए लिख लीजिए h/2 माइनस बाई इंटू बी, राइट। इंटू बी एंड बाई बार, व्हाट इज बाई बार, इंटू 1/2 h/2 प्लस y, राइट।
आई, रेक्टेंगल सेक्शन में आई क्या होगा, बी पूरा ले लीजिए, बी एच क्यू 12 इंटू बी, राइट, बी एच क्यू इंटू 12 इंटू बी। सो दिस इज देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लें, एस तो ऐसे ही बाहर रहेगा, यू अंडरस्टैंड, एस क्या होगा, ऐसे ही बाहर रहेगा, ये अंदर में हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा एच बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे आपका 6 भी ऊपर चला जाएगा, चलो ऐसे लिख लीजिए, बी एच क्यू अपॉन 6, यू अंडरस्टैंड, जहां तक ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाइए, 6s बी एच क्यू 6s, तो ये आपका आ गया 6s बी एच क्यू, दिस इज h 4y4 माइनस बाई 4, 6s बी एच क्यू h4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस बाई 4, so this is not by 4, this is by square, तो जे हमारे पास इक्वेशन मिली, तो जे आपको कैलकुलेट हो गया, सो दिस इज टाउ इज इक्वल टू 6s बी एच क्यूब, इसको साफ करके लिख लेते हैं, इसको मिटा दीजिए अब, सो टाउ की जो आपके पास वैल्यू आई कैलकुलेट करके, so therefore tau is equal to 6s bhq h 4 by 4 minus y square. So this is the value of tau. After calculating this, you got this value. अब देखिए, अब जे हमने इसका इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया, दिस इक्वेशन वी हैव ड्राइव, राइट, इसको मिटा दीजिए आप, अब देखिए इसमें नाउ वी हैव टू सी वेरिएशन क्या था इसमें, वेरिएशन ऑफ टाउ वेयर टाउ इज मैक्सिमम, हमें टाउ की वेरिएशंस को फाइंड आउट करना है। जस्ट कम टू दिस क्लास सेक्शन,
इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टॉप की बात करूं या बॉटम की बात करूं, तो टॉप के ऊपर जो बाई की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और बॉटम के ऊपर भी जो बाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप कह सकते हैं एट द टॉप एंड बॉटम बाई कितना होगा, बाई इज इक्वल टू प्लस h/2 और माइनस h/2, ठीक है ना। बाई क्या होगा, प्लस h/2 और माइनस h/2। दिस इज क्लियर। अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप के ऊपर जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, बाई प्लस h/2 और माइनस h/2। तो देखिए अगर मैं टॉप की बात करता हूं, टॉप में ये लिखो इक्वेशन 6s BHQ, तो बाई अगर h/2 है तो बाई स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा जी, h4 माइनस 4, और अगर मैं बाई पुट करता हूं h/2 तो ये भी h4 अपॉन, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर मैं h आपका माइनस बाई h/2 लेता हूं बॉटम में, अगर मैं, ये आपका हो गया टॉप में, दिस इज टॉप, टॉप के ऊपर टॉप आप लिख लीजिए एट टॉप, हमने लिया था बाई इज इक्वल टू प्लस h/2। और अगर मैं बॉटम की बात करता हूं, एट बॉटम लिखो, एट बॉटम बाई क्या है, माइनस h/2, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जहां पर भी आपका टाउ क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप और बॉटम के ऊपर जो आपका टॉप होगा या बॉटम होगा उसके ऊपर जो टाउ की वैल्यू है जस्ट एस दैट इज 0, क्या है वो 0। अब मुझे बताइए मैक्सिमम कहां पे होगा, टॉप और बॉटम में 0 है, सो वेयर इज द मैक्सिमम, सो मैक्सिमम कहां पे होगा। अगर मैं मैक्सिमम लेता हूं तो किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा, जस्ट अंडरस्टैंड, इफ आई से एट द न्यूट्रल एक्सिस, मैं करता हूं एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं तो उस केस में आपका बाई क्या है, बाई 0 है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो बाई था न्यूट्रल एक्सिस से था, तो एट द न्यूट्रल एक्सिस बाई आपका क्या है, 0 है। तो पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 0 हेयर, therefore टाउ इज इक्वल टू 6s BHQ, this is h4/4 minus 0, right? तो ये आ गया, ये काट दो, 2 दूने 4, सो देयर इज सम मिस्टेक हियर, इसको दोबारा शुरू से थोड़ा सा करते हैं कैलकुलेशन, कहां पे गलती की मैंने। देखिए अगेन आई विल चेक इट बिकॉज देयर शुड बी h²/4 होना चाहिए था। सो इक्वेशन था आपका s इज इक्वल टू, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू s a/y I इंटू बी, राइट। तो a कितना था, जो a मैंने निकाला था, जहां से दोबारा चेक कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू, एरिया कितना होगा, h/2 माइनस बाई इंटू बी,
B is the width. And what is your y bar? Y bar up to this point, जहां तक लेना ना हमारे डिस्टेंस, ये y और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा y प्लस हाफ ऑफ hy2 माइनस y, हाफ ऑफ y प्लस, तो इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, y बार y प्लस hy4 minus y/2, and therefore y bar this is equal to y/2 plus h/4, तो जहां से 1/2 कॉमन ले लें, ये हो गया h/2 प्लस y, ये हो गया आपका y बार। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें पुट करें वैल्यू टाउ की, एस व्हाट इज योर ए हो गया आपका h/2 माइनस y इंटू बी, एंड व्हाट इज योर y बार इंटू, इसको मिटा दीजिए, y बार आपका 1/2 इंटू h/2 प्लस y, राइट। ये बड़ी ब्रैकेट डाल लो, ये कहीं समवेयर आई हैव डन द मिस्टेक, दैट आई एम चेकिंग इट। तो आई क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होगा, BH3/12 इंटू बी, बी और बी आपका कैंसिल, 2 और ये 6, तो टाउ की वैल्यू आपकी आ गई, therefore टाउ इज इक्वल टू एस, तो यही आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो h स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर, दिस इज a माइनस r, यस, सिक्स ऊपर चला गया, ये 6 ऊपर, और ये आपका आ गया BH3, राइट। सो देयरफॉर, हाँ ये क्लियर हो गया। एक्चुअली आई हैव रिटन हियर H4, सो दिस इज h²/4 था, तो ये आपका S टाउ आपका आ गया यहाँ पे 6s BH3, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू 6s h²/4 minus y² upon BH3, right? So this is the equation. This is the equation. इसको मिटा दो। अब था इसका कहां पे हमें टाउ कहां पे मैक्सिमम मिलेगा, टाउ कहां पे 0 मिलेगा, यू अंडरस्टैंड। तो मैंने किया था कि अगर मैं टॉप और बॉटम की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको कहा था टॉप, एट टॉप y जो है, ये y है, दिस इज द y डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, तो न्यूट्रल एक्सिस से y कितना होगा टॉप में, y इज इक्वल टू प्लस h/2, और एट बॉटम y इज इक्वल टू माइनस h/2। तो अगर ये मैं दोनों इक्वेशंस में जहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, टाउ इज इक्वल टू 6s BH3, जे का है h²/4 माइनस y² है ना, h²/4। अगर मैं टॉप की बात करूं, तो टॉप y इज इक्वल टू h/2, तो टॉप के ऊपर एट टॉप टाउ क्या आ जाएगा 0, ये क्या होगा 0, और एट बॉटम, बॉटम में भी अगर मैं माइनस h/2 पुट करूं, तो एट बॉटम भी आपका टाउ क्या है 0, तो ये मैंने टाउ टॉप और बॉटम में 0 ले लिया है, यू अंडरस्टैंड। अब कहां पे आपका टाउ मैक्सिमम होगा, अब टाउ आपका मैक्सिमम कहां पे होगा,
सपोज अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं, एट द न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान से देखिए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो बाई की वैल्यू है, बाई क्या है आपका 0 है। एट द न्यूट्रल एक्सिस बाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो आपका टाउ होगा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू 6s VHQ, ये तो यही रहेगा, बाई की जगह 0 आ जाएगा, इनटू h स्क्वायर अपॉन 4, 3 2, राइट। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया ये 3/2, ये 3 और ये क्या है 2 है, इंटू S B इंटू H, यही बचा 3 इंटू 2 इंटू S B अपॉन H। देयरफॉर टाउ, ये कहां था, ये क्या था, टाउ मैक्सिमम था ना, ये बाई इज इक्वल टू 0। जब आपका बाई 0 होगा तो जहां पे आपको क्या मिलेगा, टाउ की वैल्यू जो होगी वो क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। बाई 0 के ऊपर टाउ की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो जहां पे टाउ आपका क्या होगा, मैक्सिमम 3/2, ये S अपॉन B इंटू H क्या है, विड्थ इंटू हाइट, B इंटू H, दिस इज द एरिया, राइट। विड्थ इंटू हाइट क्या है, दैट इज द एरिया। तो ये आपका हो गया B इंटू हाइट एरिया, तो ये आपका हो गया 3 इंटू S अपॉन A, देयरफॉर 3/2 टाउ एवरेज। यू अंडरस्टैंड दिस, ये हम समझाया। तो टाउ मैक्सिमम कहां पे होगा, जब आपकी बाई की वैल्यू 0 होगी, वो 3/2 एवरेज होगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन, जो आपका जो पैराबोला बनेगा, ये आपका पैराबोला इस तरीके से बनेगा, राइट। सो योर पैराबोला इज लाइक दिस, 3/2 एवरेज। तो जहां पे देखिए, जहां पे पैराबोला 0 है, और ये पे देखिए वेरी करेगा, ये वेरी बढ़ता जाएगा, ऊपर से ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा जहां पे, और इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम हो जाएगा, और अब फिर ये जो है ये क्या होगा, कम होता जाएगा, ये इधर से कम होता जाएगा। नाउ इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड जहां पे आपका 0 हो जाएगा। और जे पैराबोला जो है, इस पैराबोला का जो शेप होगा, वेरिएशन होगी, इट इज लाइक दिस। सो रेक्टेंगल में जो वेरिएशन ऑफ द पैराबोला, इट इज लाइक दिस। तो ये समझ आ गया। सो दिस इज क्लियर। तो फॉर मैक्सिमम कहां पे हुआ, तो फॉर मैक्सिमम जहां पे लिख लीजिए ये पॉइंट ऑफ, सो फॉर मैक्सिमम, सो फॉर मैक्सिमम टाउ, दैट इज टाउ मैक्सिमम, कहां पे होगा, वेयर बाई इक्वल टू 0, राइट। जहां पे बाई की वैल्यू 0 होगी, मीन्स न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
तो जे भी आप इक्वेशन याद रखें, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज। और समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो आपको टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज, दिस इज इक्वल टू 3/2। समटाइम्स इट इज आस्क्ड लाइक दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाउ मैक्सिमम एंड टाउ एवरेज? दिस इज 3/2। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये मैंने एक वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस आपको दिया है, टाउ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, और कहाँ पे टाउ मैक्सिमम है, रेक्टेंगल सेक्शन मैंने किया। जो इसके आगे वाला होगा वो उसमें हम सर्कुलर सेक्शन पढ़ेंगे, टी सेक्शन, ट्राइंगुलर सेक्शन, ये सारा। और उसमें आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको ये पॉइंट दिया था कि हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो पैराबोला होगा दैट इज डिफरेंट, हर का डिफरेंट पैराबोला होगा। रीजन इज जो आपकी रेशो है a इंटू वाई बार अपॉन बी, वो रेशो हर क्रॉस सेक्शन में वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। और अगर वो रेशो डिफरेंट होगी तो आपका जो कर्व है, पैराबोलिक कर्व जो बनेगी वो क्या होगी, हर क्रॉस सेक्शन के लिए डिफरेंट होगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये हमने रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का था। तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन को मैंने तो ड्राइव करके बता दिया आपको। और ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे टाउ, कहाँ पे मैक्सिमम होगा। टाउ जो आपका मैक्सिमम होगा वो एट द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा। रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में जो आपका टाउ मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा। और टाउ आपका जीरो कहाँ पे होगा, एट द टॉप एंड द बॉटम के ऊपर आपका जो है जीरो होगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका शेयर स्ट्रेस है दैट वेरीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मैंने ये बोला था ना, दैट वेरीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। शेयर स्ट्रेस आपका क्या है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, शेयर स्ट्रेस आपका यूनिफॉर्म नहीं है। सो वी कैन नॉट यूज दैट रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द शेयर स्ट्रेस, शेयर फोर्स अपॉन ए। रीजन इज दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। और जे अभी आपको पता लग गया कि यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए टॉप में ये जीरो है, फिर ये इंक्रीज होती जाती है, और जब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आती है मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद अगेन इट स्टार्ट बेयरिंग, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो आपकी जो शेयर स्ट्रेस यू विल गेट हियर दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। सो वी कैन नॉट यूज दैट रिलेशन जो सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन ए। और उसमें मैंने कहा था ये रिलेशन हम तब लेंगे अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो आपकी स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज नॉट देयर, जो कि नहीं है। तो जहां से आपको क्लियर हो गया। और इसी तरीके से जब आप डिफरेंट इसकी डायग्राम क्रॉस डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की डिफरेंट डायग्राम पैराबोला की ड्रा करेंगे तो यू कम टू नो दैट। ठीक है, तो जहां तक आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, ये एक्चुअली मेरा इसको नेक्स्ट लेक्चर में देने का था, लेकिन मैंने इसी के साथ आपको ये लेक्चर दे दिया। यू अंडरस्टैंड, ये जो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन था, अदरवाइज मेरा था कि ये तीनों क्रॉस सेक्शन मैं सेपरेटली आपको करवाऊंगा। तो ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर हुआ। सो माय रिक्वेस्ट विद द स्टूडेंट्स इज दैट पूरा लेक्चर देखिए, तभी आप इसको देख पाएंगे। अदरवाइज पूरा लेक्चर नहीं देखें तो ये चीज आपके रह जाएगी, ये आप नहीं देख पाएंगे। तो टुडे इज इनफ, दिस इज टू मच नाउ, एंड नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके आगे वाले क्रॉस सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।